छत्तीसगढ़ नहीं चुनौती, 2023 में बीजेपी जीतेगी। ओम माथुर ने किया दावा, कांग्रेस ने भी बोला हमला। मिशन 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुट गई है। लगातार बैठकों का दौर भी चल रहा है, लेकिन बीजेपी के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के बयान से छत्तीसगढ़ की सियासत फिर गर्मा गई है। ओम माथुर ने दावा किया, बीजेपी के लिए छत्तीसगढ़ कोई चुनौती है ही नहीं और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में बीजेपी जीतेगी और परमानेंट सत्ता में रहेगी। मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता। निश्चित रूप से आने वाले समय छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी का होगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये सारे विषय समय समय पर समझने होते हैं। सत्ता आती जाती है, लेकिन ये तो मान के चलो 15 साल थी और आने वाले समय में परमानेंट सत्ता आने वाली है। ओम माथुर के बयान पर कांग्रेस कैसे चुप रह सकती थी? सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी 4 बार अपने प्रभारी बदल चुकी है। चुनौती खुद ओम माथुर के अंदर है, वो कितने दिन टिक पाते हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, 71 सीटों के साथ हम सरकार में हैं और आने वाले समय में 75 सीट के साथ हम सरकार में आएंगे। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं रहेगी, क्योंकि वो 4 बार अभी तक के प्रभारी बदल चुके हैं। चुनौती उसके अंदर है कि वो कितने दिन रहते हैं, क्योंकि पुरंदेश्वरी और उसके बाद और लोग, फिर उसके बाद और अब उसके बाद ओम माथुर जी, तो वो उनके लिए चुनौती ये है कि कितने दिन टिक पाते हैं। छत्तीसगढ़ में एक बात आप स्पष्ट रूप से जान लीजिए, इस बार भूपेश जी के नेतृत्व में 71 की सरकार है। आज अभी भानु प्रतापपुर का जो चुनाव होने जा रहा है वो हमारी 72वीं सीट है और अगला विधानसभा भूपेश जी के नेतृत्व में 75 की सरकार छत्तीसगढ़ में कांग्रेस बनाएगी। इतना भरोसा भूपेश जी के ऊपर छत्तीसगढ़ की जनता को है। विधानसभा चुनाव में साल भर का वक्त है, लेकिन बीजेपी प्रभारी ओम माथुर के दावे ने प्रदेश का माहौल गर्मा दिया है। अब सवाल है कि बीजेपी के नए प्रभारी के दावे का आधार क्या है। आखिर 14 सीटों में सिमटी बीजेपी कैसे दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ कोई चुनौती है ही नहीं। वैसे विधानसभा चुनाव से पहले भानु प्रतापपुर उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में उपचुनाव के नतीजे बताएंगे कि किसकी राह मुश्किल है और किसकी आसान। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। चुनौतियां हमेशा रहती हैं, कुछ छोटी, कुछ बड़ी, कुछ चुनाव के पहले वाली, कुछ चुनाव के बाद वाली। हालांकि अब हम जो बात कर रहे हैं वो है चुनौतियां चुनाव के पहले वाली। 2022 के उपचुनाव में एक चुनौती बीजेपी और एक कांग्रेस झेल रही है। दूसरी चुनौती 2023 में सामना करने वाली है। दरअसल हमने कार्यक्रम का नाम चुनौती किसकी इसलिए रखा है क्योंकि ओम माथुर ने रायपुर की जमीन पर कदम रखते ही यह कहकर सनसनी फैला दी कि वो तो छत्तीसगढ़ को चुनौती मानते ही नहीं है। जवाब मुख्यमंत्री का यह आया कि चुनौती छत्तीसगढ़ की छोड़िए, पहले खुद को संभालिए, क्योंकि पार्टी ने अब तक 4 प्रभारी बदल दिए हैं। बेशक ये बातें आरोप प्रत्यारोप की हो, लेकिन राजनीतिक समीक्षक ये तो जरूर मानते हैं कि चुनौतियां वाकई में बीजेपी के लिए तो हैं। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। तो क्या चुनौतियों की अगर बात करें तो सिर्फ बीजेपी के लिए है कि नए प्रभारी आए हैं और उन्हें बदला ना जाए? क्या कांग्रेस के लिए बिल्कुल वॉकओवर वाली स्थिति है? उनके भी तो प्रदेश प्रभारी को बदलने की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। तो क्या यह माना जाए कि चुनौतियां वाकई में दोनों के लिए, और चुनौती प्रभारी हैं या फिर चुनौती मुद्दे होते हैं? राजनीति के जानकार कहते हैं दोनों ही होते हैं। बीजेपी के लिए अगर प्रभारी चुनौती है तो कांग्रेस के लिए मुद्दे चुनौती हैं। जैसा कि मौजूदा चुनाव आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ा रहा है। आज हम चुनौतियों पर ही चर्चा करेंगे कि आखिर चुनौती किसकी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ केदार गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर अजय चंद्राकर साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। सबसे पहले चूंकि भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ सवाल है, केदार जी के पास ही चलता हूं। केदार जी, ये एक राजनीतिक समीक्षक जो है, राजनीतिक के जानकार जो लोग हैं, वो कहते हैं कि जो ये बात थी कि हमारे लिए तो छत्तीसगढ़ कोई चुनौती नहीं है, क्या ये अहंकार था? क्योंकि अहंकार भरा शब्द ये नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत आसान है कहना चुनौती नहीं होती तो 15 साल की सरकार 15 सीटों पर नहीं सिमटती, चुनौती नहीं होती तो 4 पिछला उपचुनाव हारते नहीं। क्यों ऐसा कहना पड़ा कि कोई चुनौती नहीं है? देखिए, माननीय ओम माथुर जी ने पहले कहा था, पहली लाइन जो उनकी थी, मैं उनके पीछे ही खड़ा था जब उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है, मगर छत्तीसगढ़ में कोई चुनौती नहीं है। उसका कारण बहुत स्पष्ट है।
हम देख रहे थे कि जब सरकार कांग्रेस पार्टी की आई, बड़े भारी बहुमत से आई, हम सब साल 2 साल तक इंतजार करते रहे कि अच्छा काम होगा, भाई जीत क्या है, लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है और उनके कामों पर निगरानी रख रही थी, नजर रख रही थी कि अच्छे काम होंगे। परंतु जैसे ही 2 साल बीता और समय बीत गया तो पता चला यहां तो भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं। वो पहला चरण तो भ्रष्टाचार का दिखा, दूसरा दिखा कि इन्होंने जो वादे किए थे चुनाव के समय कि शराबबंदी करेंगे, युवाओं को 2,500 रुपए भत्ता देंगे, नहीं तो रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता युवकों को देने की बात हुई थी, नवयुवकों को नहीं दिया, शराबबंदी की बात ही नहीं किया। तो धीरे धीरे समझ में आया कि ये सरकार तो पूरे छत्तीसगढ़ को गर्त की ओर ले जा रही है। तब लगातार धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और उसके बाद की तो भयावह स्थिति पिछले 1 वर्षों में, जब धनाधन हत्याएं हो रही है, तलवार से काटे जा रहे हैं, गोलियों से भूना जा रहा है, लाखों करोड़ों रुपए उठाईगिरी में अब तक रिकॉर्ड देखे हैं तो करोड़ों रुपए की उठाईगिरी हो चुकी है। तो निश्चित रूप से अपहरण और बलात्कार की घटनाएं, बलात्कार का तो रिकॉर्ड टूट गया है आदित्य जी, 6,100 से ज्यादा बलात्कार हो गए कुल 4 वर्षों में। तो निश्चित रूप से इसलिए माननीय ओम माथुर जी ने कहा, उनको ये सब परिस्थितियां मालूम है और इसलिए उन्होंने कहा कि ये सरकार तो, और मुझे भी डर लगता है, मैं भी सहमा हुआ हूं एक हिसाब से, आप कहो राजनीतिक कार्यकर्ता हूं, कि अगले 10 महीने ये सरकार कैसे चलाएंगे जब इनके पास कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं है, कोई शासन की व्यवस्था दिखाई नहीं पड़ती है, चैन स्नैचिंग से लेकर के, और कोई सुरक्षित नहीं है। महिला और व्यापारी, मैं कहता हूं व्यापारी तो आजकल 7 साढ़े 7 बजे घर आ जाते हैं, तो एक भय का वातावरण है और इसलिए जनता सामने देख रही है कि यह सरकार ठीक से नहीं चल रही है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें 4-5 धड़े हो गए हैं कांग्रेस में। ये 70 है तो 5 से भागित कर दो तो 14 भी हाथ में नहीं आएंगे, हम तो 14 हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो माननीय चरणदास महन जी, माननीय जयसिंह अग्रवाल जी, और ये सारे के सारे लोग, माननीय TS बाबा जी, माननीय मोहन मरकाम जी और एक खुद माननीय मुख्यमंत्री जी का धड़ा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी दरार कांग्रेस में पड़ चुकी है और आने वाले समय में ये फूट कर अलग हो जाएंगी। चुनौती तो आपके लिए भी है, प्रभारी चुनाव नहीं जीताते, हम सभी जानते हैं। तो क्या दिक्कत है अगर वो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ उनके लिए चुनौती नहीं, तो हो सकता है नहीं होंगे, आपके भी प्रभारी बदलने की चर्चा है, फर्क क्या पड़ता है इसमें? धनंजय जी देखिए आदित्य जी, हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, जनता से के लिए काम करने वाले लोग हैं और रोज़ हम एक चुनौती स्वीकार करते हैं। और चुनौती जिसके जीवन में नहीं है, चुनौती जिसके राजनीतिक पार्टी के शब्दों में नहीं है, और चुनौती जो सरकार में ख़त्म हो चुकी है, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में चुनौती वाली जो बात की, मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके पास ना तो इस प्रदेश के लिए मुद्दा है, ना तो इस प्रदेश की जनता के लिए कोई योजना है, ना तो इस प्रदेश के नेतृत्व करने के लिए कोई उनके पास नेता है। और ओम माथुर जी कहाँ ये बात को बोले हैं? वहीं बोले हैं एयरपोर्ट से उतरते ही, क्योंकि ओम माथुर जी को पता है, एक तो प्रभारी बनने के इतने दिनों बाद छत्तीसगढ़ वो आए हैं और आते ही पहले उन्होंने जो प्रत्याशी बनाया था भानु प्रतापपुर का, वो बलात्कारी निकल गया, वो रेपिस्ट निकल गया, वो गैंग रेप अपराधी निकल गया, पॉक्सो का मुजरिम निकल गया। तो उनको समझ में आ चुका है कि ये इनकी जो यात्रा है इसके बाद इसको जाकर वापस नहीं आना है, जैसे पूर्व प्रभारियों की स्थिति रही है। पुरंदेश्वर जी आए, थूक कर कहने बहाने की बात की, उसके बाद जो भी प्रभारी आए छत्तीसगढ़ का अपमान करते रहे। ये समझ गए हैं कि बलात्कारी को प्रत्याशी बनाने के बाद स्वाभाविक सी बात है उनका केंद्रीय नेतृत्व ओम माथुर को दोबारा छत्तीसगढ़ नहीं भेजेगा, क्योंकि उनके प्रभार में बलात्कारी प्रत्याशी बना हुआ है। तो स्वाभाविक बात है जब ओम माथुर यहाँ खुद नहीं रहेंगे तो छत्तीसगढ़ के चुनौती को बर्दाश्त कौन करेगा, कौन झेलेगा? उसके बाद जो प्रभारी आएंगे वो झेलेगा। ओम माथुर की तो मैं समझता हूँ आखिरी यात्रा होगी। दूसरी बात, हम तो हमेशा विपक्ष के रूप में भाजपा का सम्मान करते हैं और लोकतंत्र की मर्यादाओं को रखते हैं। हम चाहते हैं कि भाजपा एक मजबूत विपक्ष की तरह रहे और हमारे लिए हमेशा चुनौती बनकर रहे। भारतीय जनता पार्टी हमें चाहते हैं, क्योंकि हमें अहंकार नहीं है, अहंकार तो भाजपा नेताओं में है। और सबसे बड़ी बात, किस मुद्दे की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी? भानु प्रतापपुर का उपचुनाव हो रहा है, बलात्कार पे बड़ी बड़ी व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे थे केदार गुप्ता जी, झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहे थे। अरे बलात्कारी को प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, रेपिस्ट और मासूम बच्ची का बलात्कारी है, 15 साल की अबोध बालिका, मासूम बालिका, आदिवासी बालिका के साथ गैंग रेप किया। गैंग रेप पॉक्सो 8 किसको बोलते हैं, उसके आरोपी को प्रत्याशी बनाए हो। असल में भाजपा बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है, पीड़ितों के साथ खड़ी होती है। और बलात्कार के झूठे आंकड़े मत दीजिए, पूरा प्रदेश को पता है रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उसके OSD थे OP गुप्ता, बलात्कार के आरोप लगे, 4 साल तक रमन सरकार ने FIR दर्ज नहीं किया। कैसी बात करते हो? भाजपा पूरी तरीका से, जिसको बीजेपी बोलते थे ना,
बीजेपी अब नहीं बोलती जनता, बलात्कारी जन पार्टी इसको बोला जाता है। केदार जी जवाब दे दीजिए। देखिए, निश्चित रूप से जो काट की हांडी है ना, वो डबल नहीं चढ़ती। एक फर्जी सीडी कांड उठाया था जब माननीय भूपेश बघेल जी आज मुख्यमंत्री हैं, जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो एक सीडी कांड उठाया था जो जांच में फर्जी निकला और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की। तो निश्चित रूप से ये फिर कांड उठाया, ये भी फर्जी निकलने वाला है। ये जो आदिवासी भाई को बार बार बलात्कार कह रहे हैं, पूरे आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं। ये कहीं एफआईआर में उनका नाम नहीं है, ब्रह्मानंद जी का जो एफआईआर हुई है उसमें कहीं नाम नहीं है। ये जांच में बाद में जुड़ा है, और जुड़ता भी क्यों नहीं। झारखंड के विधायकों को यहां पर सब कुछ परोसा गया है, मैं कह तो नहीं सकता क्या क्या परोसा गया है। और उसके बाद सोरेन जी राज्योत्सव में स्वागत करा के गए, तो कहीं दोस्ती तो निभानी है ना। झारखंड में ही क्यों हुआ ये, बाकी जगह से ऐसी बात क्यों नहीं आती है? जी 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 धनंजय जी, पूरे देश में आप देखेंगे ना, आरएसएस और भाजपा ये दो ही संगठन है जो बलात्कारियों को बचाती है। कोई आदिवासी समाज बलात्कारी के साथ खड़े नहीं होता, कोई ठाकुर समाज नहीं होता, गुप्ता समाज नहीं होता, ब्राह्मण समाज नहीं होता, चंदाका समाज नहीं होता है। आरएसएस और भाजपा ही बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है। और आदिवासी समाज की आड़ लेके एक आदिवासी बालिका, रंजय जी आपका सब प्रभारी तो कार में रैप कर लिया आदिवासी बालिका से, अभी गिरफ्तार हुआ वो तो वही भानु प्रतापपुर का। आप कैसी बात कर रहे हैं? क्या वो आपकी पार्टी का नहीं है? ये फिर मैं बोलूंगा। ठीक है, क्या आपकी पार्टी का नहीं है रेहान जो सह प्रभारी है? बताइए, जिसने बलात्कार किया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो कांग्रेस पार्टी का नहीं है? वो सह प्रभारी नहीं है क्या? वो बलात्कारी नहीं है? वो क्या कर रहा था? पूजा पाठ कर रहा था, इसलिए पुलिस ले गई क्या? आप देता हूं बलात्कारी था, आज जेल में है। आप रहेगा ही, दिए हो, रहेगा ही। ब्रह्मानंद को भी अरे ब्रह्मानंद बलात्कारी नहीं है, इसलिए जेल में नहीं है। ब्रह्मानंद बलात्कारी नहीं है, षड्यंत्र किया है आप लोगों ने, साजिश की है आप लोगों ने। इसके अलावा आप कुछ नहीं करते। जवाब दे दो, सीडी कांड का जवाब दे दो। मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, गैंगरेप हुआ, और भाजपा उसको बचाने वाला बलात्कारी को, उसको बचाने वाली भाजपा, बलात्कारी जन पार्टी बालिकाओं के बलात्कारी को बचाने वाली पार्टी, सलाह हुसैन बलात्कारी के आरोपी और पुलिस की गिरफ्तार, बलात्कार के आरोपी, सिंधिया बलात्कार के आरोपी, ओपी गुप्ता, रमन सिंह गोजी था बलात्कार के आरोपी। ये बलात्कारी जन पार्टी, इसको आदिवासी बालिका के साथ बलात्कार से कोई लेना नहीं है। ये तो बलात्कारी की जिंदाबाद लगा रहे हैं, ये जयकारा लगा रहे हैं। और वो माथुर ने टिकट दिया, ये बलात्कारी लोगों की पार्टी है, बलात्कारी को टिकट देते हैं, बलात्कारी की जयकारा भाजपा बलात्कारियों के साथ पूरे देश में मोहन भागवत का आरएसएस और जेपी नड्डा का भाजपा ही बलात्कारी को बचाती है। बलात्कारी को नहीं बचाता आरएसएस और भाजपा, मोहन भागवत के आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा बलात्कारी को बचाती है। बाकी लोग बलात्कारी को नहीं बेचते हैं। ठीक है केदार जी, मोहन भागवत के आरएसएस और नरेंद्र मोदी जी की भाजपा ये बलात्कारी को बचाती है। पूरा देश बलात्कारियों को खदेड़ता है। षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भाजपा आवाज उठाती रहेगी। भानु प्रतापपुर का सह प्रभारी बलात्कारी है और जेल में है। बेशर्मी की केदार जी एक मिनट मेरे साथ देखिए, अजय चंद्राकर जी भी है, क्या उनसे बात करना नहीं चाहते हम लोग? मैं तो बोलना चाह रहा था। देखिए ऐसे कैसे होगा बताइए, ये कोई बात थोड़ी होती है। आपस में अगर आप लोग खुद ही डिस्कशन करेंगे। रखा मैंने पोल खोला, ऐसा तो नहीं, तकलीफ जी, शुरू हो गई, क्योंकि अब बलात्कारियों के साथ खड़े हुए हैं। अपनी ये तो अपनी बारी बलात्कारी पे। साथ खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं, बलात्कारी जेल में है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मोहन ठीक है केदार जी एक मिनट, हर समाज बलात्कारी के खिलाफ है। ठीक है धनंजय जी, बलात्कारी के खिलाफ है। ठीक है। सिर्फ संघीय भाजपाइयों को ठीक है, छोड़ ठीक- दिया ठीक है, जाए। ठीक है। यही बलात्कारियों पे चरण चुके हैं। ठीक है धनंजय जी, ठीक है एक मासूम आदिवासी धनंजय जी, ठीक है। किया है और भाजपा बलात्कारी को बचा रहा है। ठीक है धनंजय जी, जयकारा लगा रहा है, नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे हैं, मोहन भागवत संघी प्रचार कर रहे हैं। ये बलात्कारियों के साथ रहने वाले लोग हैं, ये बलात्कारियों को बचाने वाले लोग हैं। एक मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप हो गया, एक मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हो गया। धनंजय जी एक मिनट हो गया, जी 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 एक मिनट धनंजय जी एक मिनट, धनंजय जी एक मिनट, इतना गिरा सोच भाजपा का। धनंजय जी, धनंजय जी, लगाने वाले भाजपा क्या बात करेंगे? धनंजय जी एक मिनट। केदार जी कैसे कर रहे हैं आज आप लोग? ऐसा थोड़ी बातचीत हो पाएगी बताइए आपस में। आप लोग दोनों ही लड़ाई करेंगे तो फिर अजय चंद्राकर जी का क्या मतलब है बैठने का?
चंद्रकांत साहब, मेरा एक सवाल है, 2023 का क्या अक्स है? अभी की स्थिति आप देख रहे हैं, 2023 के लिए क्या यही चुनौतियां रहेंगी आगे भी? ऐसा लगता है बीजेपी के पास खोने के लिए फिलहाल कुछ नहीं है, और कांग्रेस अगर सत्ता में, आरक्षण की आग बड़ी है, भरोसा टूटना बड़ी चीज होती है। कांग्रेस को पिछली बार सत्ता में काबिज किया गया था क्योंकि वो विपक्ष में थी, जनता के मुद्दे लेकर आगे बढ़ी। भारतीय जनता पार्टी के पास वही स्थिति, भारतीय जनता पार्टी के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। किस तरह से देख रहे हैं, क्या 2023 का अक्स है ये सब तमाम मुद्दे जो सामने आ रहे हैं? देखिए आदित्य जी, ओम माथुर जी काफ़ी सीनियर लीडर हैं, और वो जहाँ से आए और जिन जिन राज्यों में वो प्रभारी के रूप में अपना रोल निभाए, वहाँ उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा। और छत्तीसगढ़ की भूमि पर आने के बाद 15 साल यहाँ की जो सरकार रही वो उनके जेहन में अवश्य रहा है, जिसके कारण से चूँकि वो वर्तमान समय में प्रभारी हैं, तो उनका तो ये दायित्व बनता है कि किसी भी कंडीशन में अपनी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता का या संगठन के रूप में मनोबल को ना गिरने दें। लेकिन बीजेपी के लिए ये है कि कांग्रेस जो घोषणा पत्र जनता के सामने रखी थी और जिन विषयों के ऊपर अभी कांग्रेस इम्प्लीमेंट नहीं कर पाई है, वो बीजेपी के लिए एक मुद्दा तो बनेगा और कांग्रेस के लिए चुनौती बनेगी। लेकिन कांग्रेस जिन क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम की है वो बीजेपी के लिए उनका कट किया है, और साथ ही साथ बीजेपी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की अच्छी नीतियों को जनता को कम्युनिकेट कर पाती है, कितना कम्युनिकेट कर पाती है, और कांग्रेस कहीं पर सेंट्रल बनाम स्टेट कुछ विषयों के ऊपर जो वैचारिक असमानता आई और एक अलग रास्ता निकला, इनको किस तरह से कम्युनिकेट करती है, तो छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा दिलचस्प तो रहेगा। साथ ही साथ ओम माथुर जी के जेहन में यह भी रहा होगा कि विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा का जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी वापसी की थी, तो निश्चित रूप से एक लीडर को अपने मनोबल को किसी भी रूप में कम नहीं प्रदर्शित करना चाहिए और उस हिसाब से वो बोलें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ओम माथुर जी छत्तीसगढ़ की जो चुनौती है, कांग्रेस के लिए सबसे मजबूत गढ़ के रूप में छत्तीसगढ़ की जो सरकार दिख रही है, तो दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं और अभी आगामी 9 महीना 8 महीने में राजनीतिक पर्यावरण किस तरह से अनुकूल और प्रतिकूल होता है यह महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन कांग्रेस के लिए जो बॉर्डर में किसान लोग बैठे, बीजेपी के लिए बॉर्डर में जो किसान लोग बैठे थे और अभी अभी 1 साल का वो स्मरण किए हैं, उनके ऊपर और छत्तीसगढ़ शासन के साथ तुलना करेंगे तो ये एक चुनौती है। बीजेपी को काट निकालना है और कांग्रेस किसानों के सामने जो उनका जो सम्मान के रूप में जो जनता के पास जाने जा रही, भविष्य में भी जाने वाली है सभी विधानसभा सीटों में, इस तरह का काम बीजेपी को भी अब फील्ड में उतरकर करना चाहिए। बिल्कुल केदार जी, पार्टी के प्रभारी बदले जा रहे हैं, कंटिन्यूएशन बहुत जरूरी है। चुनाव अब नजदीक आ रहा है, जरूरी नहीं कि जो यूपी चुनाव जिता चुका है या राजस्थान जिता चुका है वो छत्तीसगढ़ भी जिता पाए। सबसे बड़ी बात है, देखिए अगर केवल प्रभारी ही रहते तो 15 साल के मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह, 15 सीटों पर सिमटना नहीं पड़ता। ये अहंकार था, आत्मविश्वास था, क्या था उनका ये दौरा, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जहां तक प्रभारी बदलने की बात है तो डी पुरंदेश्वरी जी के पास उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों था। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, ज्यादा मेहनत की और प्रवास की जरूरत है। उसके साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को भी वो देखती हैं, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा काम का बर्डन था। और माननीय ओम माथुर जी मैं कहूंगा कि बहुत जानकार और बहुत अनुभवी नेता है और उसके अनुभव का लाभ छत्तीसगढ़ को मिले इसलिए यहां पर बना है। और संगठन में तो भारतीय जनता पार्टी में फेरबदल होते ही रहते हैं। ये कांग्रेस पार्टी थोड़ी है कि जो राहुल जी और सोनिया जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बिना ये बाहर ही निकलेंगे और कोई बाहरी बनेगा तो वही बनेगा जिसको ये लोग चाहेंगे। वहां कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं सुनी जाती, वहां आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बदलाव होते रहते हैं, हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। पर इसके विपरीत आप देखिए कांग्रेस पार्टी को, तो लगातार शशि थरूर को सीधा कह दिया आप नहीं बनोगे, यही बनेंगे। अरे भाई, जब चुनाव करा रहे हो तो चुनाव होने दो ना। शशि थरूर के सामने कोई भी नहीं आया उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और अकेले खाली एक उनका प्रचार किया और वो बन गए। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आंतरिक लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी में कमी है। राहुल जी, सोनिया जी उसी को लेकर चलते हैं, जो भी अध्यक्ष बनेगा वो उन्हीं का आदमी होगा, पार्टी का आदमी होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं।
आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष कब दोबारा कार्यकाल शुरू हो गया ये भी किसी को नहीं पता। चलिए कोई बात नहीं। मेरे साथ धनंजय जी भी जुड़े। धनंजय जी, आरक्षण का मुद्दा आपके लिए बड़ी चुनौती है। ओम माथुर रहेंगे नहीं रहेंगे, कोई दूसरा आएगा, 1 साल है, हम चर्चा इस पर आगे भी कर सकते हैं। दबी जुबान में तो यह भी कहा जा रहा है ब्रह्मानंद नेताम का नाम इसलिए आगे बढ़ाया गया, उनका मामला 3 साल बाद 2.5 साल बाद इसलिए सामने लाया गया कि कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं था कि भानु प्रतापपुर चुनाव में कांग्रेस को यह लग रहा था कि बहुत आसान नहीं सीट, तो ये बड़ा मुद्दा ले आओ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। धनंजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए मुद्दा हो सकता है कि ब्रह्मानंद बलात्कारी को जो है झूठा और बोल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी भानु प्रतापपुर चुनाव में अपनी सरकार के नीतियों के दम पर, अपने संगठन के दम पर और जो मंडावी जी ने वहां काम किया उसके दम पर चुनाव लड़ जा रही है और ऐतिहासिक मतों के साथ जीत दर्ज करेंगे। आपने से मुद्दा कहा, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए झूठा मुद्दा हो सकता है, लेकिन जिस पीड़िता के साथ एक घटना हुई, जो 15 साल की अबोध बालिका, मासूम बालिका, आदिवासी बालिका के साथ ये घटना हुई, ये बहुत दिल दहलाने वाली घटना है। उसके आरोपी हैं ब्रह्मानंद नेताम, भारतीय जनता पार्टी के कोषाध्यक्ष दीपांकर उनका उसको आरोपी है, नरेश सोनी उनके आरोपी हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इस विषय में अगर ये झूठ बोलकर इस बालिका के साथ हुए दुराचार को दबा रही है तो उनके संस्कार हो सकते हैं। ये अपराधी को आज जनता के बीच लाया गया है और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, मैंने आपसे कहा है कि बलात्कारियों के साथ खड़ा होना, हम तो अपने सरकार के नीति के दम पर जा रहे हैं, काम के दम पर जा रहे हैं। मंडावी जी के वहाँ पे जो भानु प्रताप के प्रजनतक पर इसने उस पर जा रहे हैं और हम भानु प्रतापपुर चुनाव ऐतिहासिक मतों से जीतेंगे, जितना हम पहले जीते उससे डबल पर। और 2023 में भी 71 सीट से ऊपर हम जाएंगे और हम चाहते हैं कि भाजपा हमारे लिए चुनौती बने रहे, क्योंकि हम लोकतंत्र का सम्मान करने लगे। हम किसी दल को छोटा या बड़ा नहीं कहते हैं, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, उनके नेता अहंकार से ग्रसित हो सकते हैं, उनके नेता अहंकार में हो सकते हैं। हम लोग आज भी भाजपा को चुनौती मानते हैं, इसलिए जनता काम करते हैं। और जो व्यक्ति चुनौती भूल जाता है, समझो वो मृतप्राय हो जाता है। चुनौतियां हर व्यक्ति को स्वीकार करनी चाहिए, चाहे वो सरकार में हो, संगठन में हो। और अगर आप कहते हैं कोई चुनौती नहीं है, मतलब आप निश्चित तौर पर आप मुद्दे में कहीं ना कहीं आपकी कमी है। और जैसे केदार जी ने कहा कि बदलते रहेंगे, तो मैंने पहले ही कहा हो सकता है इसके बाद दोबारा माथुर जी यहाँ पे ना नेताम साजिश का शिकार हैं, षड्यंत्र किया है कांग्रेस पार्टी ने। पहले भी जब माननीय भूपेश बघेल जी प्रदेश अध्यक्ष थे, फर्जी कांड, सीडी कांड को लाया जो बाद में फर्जी घोषित हुआ। ब्रह्मानंद नेताम जो भी है उनके ऊपर आरोप, देखिएगा भाजपा उसका खुलासा करेगी और ये आरोप भी फर्जी निकलेंगे। दर्शकों को फिर बताना चाहता हूं, ब्रह्मानंद नेताम का नाम एफआईआर में नहीं है। ये झारखंड की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार कहीं ना कहीं सांठगांठ में सामने आई है। और बार बार मैं कहूंगा कि इनके भानु प्रतापपुर के सह प्रभारी रंगे हाथों गिरफ्तार हुए हैं और आज जेल के अंदर हैं, जो भानु प्रतापपुर के ही हैं और उन्होंने वहां की बालिका के साथ अपराध किया और यौन शोषण किया और बलात्कार किया, वो जेल में है। जो बलात्कारी है वो जेल में है, आरोप लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। मेरे पास वो लेटर था, उसमें 2019 के सीएसपी हैं वहां के, उन्होंने 2019 का वो लेटर है, 2019 मई का, मई में शायद उस समय वहां रघुवर दास मुख्यमंत्री थे। उसमें जांच के पत्र ऑन रिकॉर्ड नहीं होते, एफआईआर में नाम नहीं है आदित्य जी। मैं ये फिर से कहूंगा कि एफआईआर में नाम नहीं है। ठीक है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो नाम जुड़े हैं, क्योंकि 5 नाम और आए हैं उसमें। मैं गया था शालिनी महतो जहां पर रहती थी, बनियान जो वहां पर है बोरिया कला में, वहां भी मैं गया था। केशव सिन्हा जो चारामा के रहने वाले थे, उनके घर भी गया था, ताला लगा के दोनों भाग चुके हैं। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन वो नाम आए हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी झारखंड सरकार से क्लियर करने की कोशिश कर रही है अभी तक की एक्चुअल स्थिति क्या है? केदार जी, छोटा निश्चित रूप से हमारा वहां लीगल डेलीगेशन गया है और सारी जानकारी लेकर आएगा। पर हम कांग्रेस के चरित्र को जानते हैं, ये आदिवासी भाई का चरित्र हनन करके चुनाव जीतना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि ये फर्जी आरोप लगाते हैं चरित्र का, और कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर नहीं, पूरे आदिवासी समाज के ऊपर नहीं इन्होंने आरोप लगाया, जिसका जवाब इनको अभी चुनाव में मिल जाएगा। छोटा सा जवाब जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बलात्कारी को, जो मासूम बालिका के रेपिस्ट है, उसको बचाने के लिए आदिवासी समाज की आड़ ले रहा है। आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूं, आरएसएस भाजपा को छोड़कर कोई भी समाज इसलिए आप कार्रवाई नहीं कराते हो? क्यों आप कार्रवाई नहीं कराते? आपको कार्रवाई करानी चाहिए। अरे चुनाव के समय आप ये ला रहे हो, ये राजनीतिक षड्यंत्र है आदित्य जी, उसके सिवा कुछ नहीं। बार बार ये कहते हैं कि अबोध बालिका है। अरे भाई, जिसके साथ आपके सह प्रभारी ने बलात्कार किया, क्या वो अबोध नहीं थी? क्या वो मासूम नहीं थी? क्या उसके साथ बलात्कार होना चाहिए? संघीय भाजपा बलात्कारियों के साथ में है, एक आदिवासी बालिका के साथ हुए बलात्कार
तो देखिए ये बहस जो है फिलहाल इस बहस का अंत कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। निश्चित तौर पर भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जिस तरह से ब्रह्मानंद नेताम के खिलाफ आरोप सामने आए हैं वो बात बेहद साफ है कि वो चुनाव में किस करवट बैठेगा ये तो चुनाव बताएगा, लेकिन बहुत साफ है फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के लिए भी उतना ही चैलेंज है, कांग्रेस के लिए भी उतना ही चैलेंज है, ये उपचुनाव भी और 2023 का आम चुनाव भी। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।